सर, पिछले कुछ महीनों से जो बांग्लादेश में चल रहा है उससे हर भारतीय के दिल में पीड़ा है। ये सवाल शायद कर्नल साहब से मुझे वीडियो के अंत में या बीच में पूछना चाहिए, पर मैं स्टार्ट ही डायरेक्ट सवाल से करना चाहता हूं कि बांग्लादेश जैसा टुच्चा देश जिसके पास ना मिलिट्री पावर है, ना न्यूक्लियर डेरेंट है, ना उसकी कोई इकोनॉमी है, वो क्या इस तरह भारत को बार बार प्रवोक कर सकता है? कभी ग्रेटर बांग्लादेश की बात करें, कभी हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ हाई कमीशन के सामने उनकी सेफ्टी के इश्यूज क्रिएट करे, और फिर उससे आगे बढ़ के जो सनातनी वहां बचे हैं, कई डिकेड से वहां पे जेनोसाइड चल रहा है, मीडिया उसको कवर नहीं करती, पर वो सबके सामने है कि वहां पे क्या हालात थे। उन हालातों के बारे में भी पूछूंगा ओवर द ईयर्स। पर जो अब सोशल मीडिया पे इमेजेस आई दीपू चंद्रा दास जी की, किस तरह पुलिस बचाने की जगह मॉब के हवाले कर देती है, उसके बाद उनके साथ जो तरह का व्यवहार होता है, वो व्यवहार सबके दिल में पीड़ा कर रहा है। तो मेरा स्टार्टिंग सवाल ही ये है कि सर, क्या हम कुछ करेंगे इस पे? अपनी शक्ति यूज करेंगे? क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक है, काइनेटिक है, क्या पूरा संदर्भ है? और हमें क्या क्या करना चाहिए कि जड़ से जो सनातनियों के ऊपर खतरा बांग्लादेश में आ रहा है, हम उसको प्रिवेंट कर पाए, और जो वाइडर नेशनल सिक्योरिटी खतरा भारत में है, क्योंकि बांग्लादेश उस खतरे का बेस बन सकता है, उसके ऊपर क्या करें? बट इमीडिएट क्राइसिस तो सर हमारे सामने है, जो दीपू चंद्रा दास जी के साथ हुआ है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपका गुस्सा, आपका रोष वो बिल्कुल जायज है। पूरे देश में यही भावना है लोगों की। गुस्सा है, सख्त कार्रवाई की अपेक्षा है, और इसका इलाज ऐसा होना चाहिए कि आगे ये समस्या, जो कि एक मजहबी समस्या है, वो अपना सर फिर नहीं उठाए। समस्या जटिल है, समस्या जटिल है। जी। समस्या इसलिए जटिल है कि एक देश हमने बनाया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, ये समझ के कि हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में काफी लगाव है, अट्रैक्शन है, भाईचारा है। अगर संस्कृति का भाईचारा नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं बनता, हम ये मान के चल रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि केवल अगर बंगाली संस्कृति पर निर्धारित अगर बांग्लादेश अगर बनाया गया था, तो ये क्या सवाल मेरे लिए और आपको पूछने के लिए वाजिब नहीं हो जाता कि फिर वो भारत के साथ विलय क्यों नहीं उन्होंने किया? यस। 25 साल पहले तो भारत से ही निकले थे ना सर। मैं 71 की बात करो, आफ्टर 47 एंड 71, 25 साल था। उनके मुताबिक पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा ओढ़ावा सब कुछ अलग था। उर्दू पर को लेके बहुत बड़ा एजिटेशन था। तो उनको तो हमारा साथ विलय हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सवाल हमने नहीं उठाए कभी। आपने तो पूरी दुनिया में एक ढिंढोरा, दुनिया से ज्यादा अपने देश में ये ढिंढोरा पीटते रहे कि दुनिया में सारे मोहब्बत, ये मजहब एक है, सब मोहब्बत सिखाते हैं, जबकि पाकिस्तान बन चुका था और उसके दो टुकड़े हो गए थे। तो हम तो यही अपेक्षा करते ना कि उनमें इतनी मोहब्बत थी, आपने अपनी सेना लगाई, आपने, हमारे कितने लोग शहीद हुए, आपका कितना पैसा खर्च हुआ, आपने रेफ्यूजीज का जो बर्डन था वो आपने वो किया, आपने 71,000 प्रिजनर, ये 93,000 प्रिजनर्स आपने लिए, इतना बड़ा एक हिस्टोरिक सरेंडर करवाया पाकिस्तान आर्मी का।
क्या इस दिन के लिए? क्या इस दिन के लिए? तो ये सवाल तो आप ये सबको पूछना चाहिए। और फिर दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि जब पाकिस्तान का डिमांड शुरू हुआ तो जिन्ना तो एक फिगर था। डिमांड तो अली ब्रदर्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सारा कुछ बहुत पहले से धंधा चल रहा था। तो ये बताइए कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और जिस तरह की हत्या आपने देखी अभी दीपू दास जी की, वैसी हत्या तो डायरेक्ट एक्शन डे में भी हुई थी सर, उससे भी खराब। और डायरेक्ट एक्शन डे में कौन था? पंजाबी मुसलमान नहीं था उसमें, सिंधी मुसलमान नहीं था, बलोच नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा के पठान नहीं थे। कौन था? यही बंगाली मुसलमान थे ना सर। और जब ये उस समय क्या हुआ, कत्लेआम चल ही रहा था, और ऐसा कत्लेआम कि यू कुड नॉट काउंट द वल्चर्स। शोरावर्दी चीफ मिनिस्टर था। थोड़ा पता लगा लीजिएगा भंडारी साहब कि शोरावर्दी के समय उस मीटिंग में कौन कौन था। क्या शोरावर्दी उसके बाद कभी पाकिस्तान बनने के बाद उसने कभी विजिट किया था कलकत्ता? ये भी पता कर लीजिएगा। तो उस समय जब ये इसी तरह का कि पेड़ों से लटका के आग लगाना, औरतों के स्तन काट देना, छोटी बच्चियों को का खून बहाना, पूरे कोलकाता में खून की नदियां बह रही थी। और तब भंडारी साहब एक गोपाल पाठा खड़ा हुआ, और वो गोपाल पाठा ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो तब जाके हिंसा थमी। अब आप अपनी यादाश्त ले जाइए वो इंसिडेंट जब इन्होंने बीएसएफ के जवानों को, एक, आपको तो मालूम है उस तरफ बांग्लादेश हमारी बीएसएफ थी, इस तरफ इनका बांग्लादेश राइफल्स था, आपस में कुछ झड़प हुई, 6 जवानों को ये ले आए, कोल्ड ब्लड में मारा, और फिर उनकी लाशों को आपको मालूम है किस तरह से, जैसे कोई जानवर हो उस तरह से डंडों में बांध के वो किस तरह से लाए। जानवरों से भी बदतर ट्रीटमेंट दिया गया उनको। सर ये बांग्लादेशी राइफल्स की बात कर रहे हैं आप, जिन्होंने बांग्लादेश के बाद, ये सर कब जी की बात जी है? जी 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 ये उस ऑडियंसेस को समय पता नहीं है। में ये जगह था आपको नदन बांग्लादेश में एक जगह है पिरदुआ था। और मुझे याद है मैं उस समय सरकार में कार्यरत था, और मेरा एक बहुत अहम भूमिका रही थी उस समय। समय अब गुजर चुका है, आपसे कभी इस पे बात चर्चा करेंगे, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि मेरी बहुत अहम भूमिका थी उसके बाद में। तो कई जानवरों से मिला उस सिलसिले में। उस समय जो इनके औहदेदार थे वो भी जानवरी थे। कोई शर्म नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई ये नहीं। और लेकिन एक नंबर के डरपोक भंडारी साहब, एक नंबर के डरपोक।
जब 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 जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो आप समझिए कि 24 घंटे मेरा फोन बजता था। जी सर। आप दोस्त खो रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप दोस्त मत खोइए, ऐसी ऐसी चीजें। तो मैं मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन जो लोग बड़े थे उनको मैं कंटिन्यूअस कन्वे करता रहता था, जो भी चीज था। एनीवे, तो वो मैं नहीं भूला। तो क्या बदला है सर? कुछ भी नहीं। सर आपने एक और मैं बहुत आपको क्रूशल जी बात करी। सर आपने बहुत क्रूशल बात करी, और मैं पहली बार ही सोच रहा हूँ उसके ऊपर कि 71 में जब पाकिस्तान एक का जो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, एटलीस्ट फॉर बांग्लादेशी पीपल, तो उसको हमने इंडिपेंडेंट किया। वो डॉक्यूमेंटेड बात है कि हमने चिकन नेक को ब्रॉड नहीं किया, पोर्ट एक्सेस नहीं दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आप उससे भी मूल सवाल पे गए हैं कि अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो बांग्लादेश का विलय क्यों नहीं हुआ। सर वो विलय होने की जगह नहीं, आज सिचुएशन ये है कि अब न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान जिसने इतनी अट्रॉसिटीज करी बांग्लादेश के अंदर, उसका और पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई डिफेंस पैक्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा गुब्बारा तो फुलाया जा रहा है जिस तरह सऊदी हाँ, अरेबिया पाकिस्तान का तो पैक्ट है। ऐसा है सर, मैं एक बात बता दूं आपको हम्म, कि वो जब बांग्लादेश बना था, वो कोल्ड हम्म, वॉर का पीरियड था। हम्म, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। हम्म, उस समय इंदिरा गांधी, मुजीब और भुट्टो हम्म, वेर इन द सेम लाइन। हम्म, ठीक है, दे वेर इन द सोवियत कैंप। हम्म, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो अमेरिकन। पाकिस्तान ना, पाकिस्तान आर्मी हम्म, वो स्टिल इन द, मतलब स्टिल क्या है वो, ये पाकिस्तान को बनाया ही गया था इसीलिए ना। ये तो इट इज अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश। हम्म, क्योंकि वो सोवियत ऑब्लिक रशियंस को चेक में करना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, और अमेरिकन भी उसमें वो थे, तो ये था। बट भुट्टो, आपको याद होगा जब उसने अ, चुनाव जब लड़ा था वो, हम्म, तो वो 70 का चुनाव, वेर ही वन मोस्ट ऑफ द सीट, नॉट मोस्ट ऑफ द सीट्स, आई थिंक 80 टोटल 300 सीट्स थे, हम्म, उसमें उसको 80 कुछ सीट्स मिले थे वहां वेस्ट पाकिस्तान में। हम्म, और ईस्ट पाकिस्तान में कोई 160, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, ये हम्म, था सैंस, दो तीन सीट छोड़ के वो पूरा अवामी लीग को स्वीप था, मिला था। हाँ, स्वीप था, हाँ। लेकिन 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 जो वोटिंग परसेंटेज थी वो केवल 57% थी। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि वो अ, पूरा का पूरा जो ये था बांग्लादेश, इट वोटेड फॉर अवामी लीग। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आप तो जानते हैं हम्म, कि क्या ये होता है। मतलब हम्म, 1970 इलेक्शंस में हम्म, अ, आपको मैं बता रहा हूं, 57.68% वॉज द वोटिंग परसेंटेज। हम्म, अवामी लीग को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में, उसको 74.9% वोट्स मिले थे। और एक पार्टी थी पीडीपी, उसको 2.4% बना था। हम्म, और जमाइते इस्लामी हैड गॉट हम्म, एज मच एज 6% वोट्स। हम्म, सो उस समय भी एक बहुत बड़ा फोर्स था जमाइते इस्लामी, हम्म, जो आज बिल्कुल, मतलब इट इज पार्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर हम्म, टुडे। और मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां पर हम्म, प्रो पाकिस्तान की। हम्म,
वो कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं गई नहीं थी। और ये भी आपको बता दूं कि जब वहां पे पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्चलाइट चल रहा था और 71 की लड़ाई के समय, उस समय जमायते इस्लामी ने 2 ब्रिगेड खड़े किए थे, अल शम्स ब्रिगेड और अल बदर ब्रिगेड, और उन्होंने अपने ही लोगों का रेप किया था, कत्लेआम किया था। जब शेख हसीना पावर में थी तो उन्होंने इन सबको क्रैकडाउन किया, कई को लटकाया फॉर वॉर क्राइम्स, ठीक है ना। अब वही लोग वापस आ गए। सो दैट सी प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज ऑलरेडी देयर। अब वहां की राजनीति में यह भी था कि आपको मैंने बोला कि मिसेस गांधी, शेख मुजीब, भुट्टो, ये तीनों अलाइंड थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि भुट्टो को जब लटकाया गया तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया। दे वर वेरी हैप्पी। और क्या मजाल है कि अगर अमेरिका चाहे तो वो कैसे लटका सकता था। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप कह रहे हैं कि ये जो सारे बच्चे बाकी आगे जाके उनको अमेरिका ने बचाया, तो फिर क्या हुआ सर ना बचाना कि ये कोल्ड वॉर का पीरियड था। तो शेख मुजीब जब आ गए पावर में, यूएस का 7th फ्लीट नहीं काम आया, सब कुछ नहीं आया, हमारी विजय हुई। उस विजय में सोवियत यूनियन का भी बड़ा योगदान था। जब उन्होंने थ्रेटन किया ये 7th फ्लीट को, अमेरिका को थ्रेटन किया कि अगर तुमने कार्रवाई की तो तुम्हारे तरफ खिलाफ भी बहुत जबरदस्त कार्रवाई होगी, ये सब हुआ था। लेकिन उस समय क्या था सर कि उस हार के बाद सीआईए और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस थी वो ओवरड्राइव में चली गई। और ओवरड्राइव में उन्होंने एक आदमी को कल्टीवेट किया, जियाउर रहमान को, और जियाउर रहमान से कू करवाया। पहले तो इसका असैसिनेशन हुआ, इनका शेख मुजीब का, और उसके बाद इसका जो ये है, उसके बाद ये बांग्लादेश में काउंटर कू पता नहीं कितने 24, मैं जब सरकार में था तो 24 मैंने गिने थे, पर कूज एंड काउंटर कूज हो चुके थे। तो वो सिलसिला चल रहा है। तो फिर ये उसको भी किसी ने काउंटर कू में खत्म कर दिया। फिर इरशाद आया, वो भी 11 साल वो किया। तो कई कूज, काउंटर कूज, कोई सक्सेसफुल हुआ, कोई नहीं हुआ। सो दिस हैज ऑलवेज बीन अ फैक्टर इन बांग्लादेश, ठीक है। कूज एंड काउंटर कूज ये आज भी, जैसे कोल्ड वॉर में यह अखाड़ा था, जियोपॉलिटिकल अखाड़ा था, उस तरह आज भी अखाड़ा है। आज वहां पर कौन कौन से लोग हैं? अमेरिकन सदर यूनिस क्या है? यूनिस अमेरिका के द्वारा वो है। ये भी तो कू करके आया है ना सर। कौन सा ये संवैधानिक व्यवस्था के अंदर आया? इसको अमेरिकन ने बैठा दिया। और एक चीज मैं बता देता हूं आपको, 2 ही चीज होंगे कि ये फरवरी में अगर इलेक्शंस हुआ, या तो ये मैनिपुलेट करेगा, इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि ये जितने जो ताकतें हैं जो इसके साथ लगी हुई हैं, जमायते इस्लामी और ये एनसीपी जो छात्रों की जो पार्टीज है वो सब लगी हुई हैं, वो इसने अवामी लीग को तो ऑलरेडी बैन कर चुका है। तो अगर मैनिपुलेट करके ये आया पावर में, जिसकी संभावना बहुत जाए, तब तो ठीक है, वरना ये कंट्री छोड़ के भाग जाएगा।
और अगर ये नहीं भागा तो अमेरिकन ही मरवा देंगे इसको। ये भी मैं आपको कह रहा हूं। तो वहां पे क्या है कि जिस तरह से उस समय अखाड़ा बना हुआ था, आज भी ये अखाड़ा बना हुआ है। कौन कौन से प्लेयर्स हैं यहाँ पे? चाइना है, पाकिस्तान है। इट हैज मुनीर कह रहा हूं, ये यूनुस मियां ने इसको बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान अभी बना दिया है। जमाइते इस्लामी है, ये सारे जो इस्लामिस्ट फोर्सेस जो हैं, रशियंस भी हैं वहां पे। आपने देखा होगा कल रशियन एम्बेसडर ही हैज मेट यूनुस एंड मस्ट गिवन हिम सम वार्निंग। अब सर वहां पर इतने सारे वार्निंग का मैं जानना चाहूंगा कि रशिया का यूएस इन्फ्लुएंस सबके दिमाग में है। मोहम्मद यूनुस इज यूएस पर्सन। रशिया का क्या इन्फ्लुएंस है, अगर कुछ आज है? किस तरह देखते हैं आप रशिया का कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज उस पर किसी ने विचार नहीं किया कि उस नहीं, आपको याद होगा अभी वहां जो एयरपोर्ट के जो लॉजिस्टिक्स एरिया है, वहां एक भीषण आग लगी थी और उस आग में रशिया का जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट था, एक वहां पर न्यूक्लियर वो पावर प्लांट बना रहा है, वो भी जलाया गया था। और नेचुरली उनके भी स्टेक्स हैं। और एक शायद ये लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं कि ये जो भारत ने रशिया के साथ रेलॉस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स जो साइन किया है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट, बाय रेलॉस, द रशियंस हैव बिकम अ प्लेयर इन द इंडियन ओशन। वो हमारे पोर्ट्स में बर्थ कर सकते हैं, वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, उनको हम रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज देंगे, उनको रिपेयर फैसिलिटीज देंगे, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी उनके साथ होगा। तो जिस प्रेजेंस के लिए वो इतने साल से जद्दोजहद कह रहे थे, इंडियन ओशन जिसको कि अमेरिका ने अपने बाप की बपौती समझ ली थी, बाय वे ऑफ डिगो गार्शिया एंड बेसेस इन बहरीन, हमने वो फैसिलिटेट कर दिया है रशियंस के लिए। क्यों किया? बिकॉज इन एक्सचेंज दे हैव गिवन अस एक्सेस टू आर्टिक। और आपको मालूम है कि फ्रॉम आर्टिक का जो कोस्ट है, एक तो मेल्ट कर रहा है और उस पे एटलीस्ट 15 शिप्स आर नाउ प्लाइंग एवरी डे। तो वहां पे फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक टू मुर्मांस्क, अगर नक्शे पर आप देखेंगे, वो पूरा का पूरा रशियन कंट्रोल में है। और अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो अगर जैसे आप इक्वेटर से चले ऊपर, तो वहां पे आर्टिक के पास द डिस्टेंस इज रिड्यूस सो मच कि यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग, आप जब फ्रोजन होता है तो फ्रॉम रशिया, यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग, यू कैन वॉक इनटू यूएस। ठीक है ना? सो डिस्टेंस इज, तो वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। तो वो दे रहे हैं, तो वो भी एक प्लेयर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्लेयर बन चुका है वहां पे। कितने इफेक्टिव प्लेयर है, मतलब है, क्योंकि रशिया आज की डेट में बांग्लादेश कॉन्टेक्स्ट में कितना इफेक्टिव प्लेयर है आपको? अगर आप वहां पे क्या है सर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस है बे ऑफ बंगाल। ठीक है सर, पहला चीज, बे ऑफ बंगाल के जितने ये बिम्स्टेक वाले जो कंट्रीज जो मेंबर्स हैं, इंडिया, म्यांमार, ये मतलब वो है, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर उधर ही से बनाना चाहता है। ठीक है, इसीलिए सोना दिया पोर्ट का आपने सुना होगा कि सोना दिया पोर्ट के लिए काफी प्रेशर डाला शेख हसीना पर, और इन डेफरेंस टू आर सिक्योरिटी सेंसिटिविटी शी डिड नॉट एग्री। अमेरिकन ने इन पर बहुत दबाव डाला
सेंट मार्टिन आइलैंड में हमको बेच दो। शी डिड नॉट एग्री। वो क्यों चाहते हैं? दे अमेरिकन्स का है कि चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर किसी हाल में नहीं मटेरियलाइज करना चाहिए। दूसरा, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यूनान प्रोविंस से जो आता है, वो बिल्कुल आपके चौकफी पोर्ट बे ऑफ बंगाल में, वो बिल्कुल रोल बैक हो जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोल बैक ऑलरेडी कर दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सर इज हिस्ट्री। ठीक है, तो इसलिए अमेरिकन आर देयर, चाइनीज उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, रशियंस कहते हैं कि हमारा भी यहां पर स्टेक्स है, वो वहां पे है प्लेयर्स, और ऑफ कोर्स हमारे तो इंटरेस्ट है वहां पर। सर बिना बिना बांग्लादेश और इसके बे ऑफ बंगाल के तो मतलब बिम्स्टेक नहीं हो सकता ना। सो इट इज क्रिटिकल, इट इज क्रिटिकल फॉर रीजनल स्टेबिलिटी हमारा हमारे स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में। दूसरा, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने बनाया है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट बांग्लादेश। तीसरा सबसे बड़ी चीज है रेयर अर्थ, जो कि कचिन एरिया म्यांमार में है। आपने खबरें पढ़ी होंगी कि कुछ हमारे टॉक्स हुए हैं कचिन्स वगैरह के साथ। इसीलिए ये बे ऑफ बंगाल को, ये सारी चीजें ये करते हुए, और ये मत भूलिएगा कि शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड की बात की और एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की बात की, और इसी के तहत मणिपुर में भी आग लगी, आग लगाई गई। इसी के तहत ये यूनिस, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दिस, क्या मैं बोलूं, 3 लेटर ऑफ 3 वर्ड्स भर दीजिए आप, ठीक है। मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि नहीं ये बड़ा मतलब गलत अल्फाज यूज कर रहा हूं, बट आप वो 3 अंग्रेजी में वो कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में 3 वर्ड, ठीक है, वॉट एवर यू चूज। दिस डैश 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 यूनिस, he has got the gall of threatening India कि तुम्हारे वो कर दूंगा मैं, तुम्हारा वो, हम नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है। आप दुनिया को कह रहे हो कि बस हम ही हैं यहाँ प्लेयर बे ऑफ बंगाल में, यहां पर आइए। उसके तुम मतलब ये देखो, एक आदमी, एक कू किया हुआ आदमी, वो पाकिस्तानी जनरल को किताब दे रहा है और कह रहा है कि उसमें नक्शा जो बनाया हुआ है वो म्यूटिलेटेड नक्शा दे रहा है। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर लेके हमको धमकी दे रहा है। तो एक बात मैं बता दूं इश्करन जी, लोग मुझसे पूछते हैं कि विकल्प क्या है। फिलहाल विकल्प क्या है, मैं अभी का, हाँ जी, और लॉन्ग टर्म जी, विकल्प हमारे पास क्या है कि जब भी बांग्लादेश ने या किसी इस्लामिक ताकत ने, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कई दुनिया का कोई इस्लामिक कंट्री है, या सब के सब मिल जाए इस्लामिक कंट्रीज, किसी ने अगर इंडिया और बांग्लादेश का कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लीमेंट्री, जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लीमेंट्री को नकारा है, तो बांग्लादेश बर्बाद हो गया है। इस्लाम के नाम पे तुमने पाकिस्तान बनाया, ये भी उछल उछल के गए थे ये शुरावर्दी तो गया था, आपके यहां से भी एक मोंडल गया था, वहां लॉ मिनिस्टर बनाया गया, अम्बेडकर के साथ की तरह आ गया, 2 साल में वापस आ गया, फिर कलकत्ता में गुमनामी की जिंदगी वो उसने बिताई, ठीक है।
तो जिसने भी ये कॉम्प्लीमेंट, और व्हाट इज दैट कॉम्प्लीमेंटेरिटी? अरे सर, सारी नदियां हिंदुस्तान से पाकिस्तान बांग्लादेश में जाती है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो गंगा हो। बाय द वे, अगर आप इफ यू फ्लाई ओवर बांग्लादेश, आप केवल पानी पानी ही आपको देखने को मिलेगा। देयर आर 240 rivers, major and minor rivers. That is the kind of riverine terrain. और मैं आपको बता देता हूं, जब नदियों की बात कर रहा हूं तो क्या है वहां पे, होता क्या है भंडारी साहब, आपको बताता हूं मैं, कि जब आदमी यंग रहता है, हमने भी महसूस किया है, आपने भी महसूस किया होगा, तो उसको लगता है ना कि ये जो क्रांति जो आ रही है, सब दुनिया में चोर है, सब ये है, अब जो क्रांति आएगी और इसके बाद से जो समुद्र मंथन के बाद जो निकलेगा ना, वो प्योर अमृत निकलेगा। जेन जी सारा ये, हाँ सर, हाँ जेन जी। अब वो क्या होता है कि जो वो प्योर अमृत जो निकलता है ना, वो अमृत की ऐसी लूट हो जाती है कि पहले वाला सिस्टम से भी खराब हो जाता है। तो मैं ये रिवर्स की बात कर रहा हूं। तो अभी क्या है कि जो वहां पर ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जैसे ही इनको वो पावर में आए ना, तो इन्होंने दो वो किया, ठीक है सर, दो चीजें पर तुरंत कब्जा किया इन्होंने। एक तो इन्होंने कब्जा कर लिया जितने यूनिवर्सिटी हॉल्स है उनमें, और वहां यूनिवर्सिटी हॉल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये जितने क्राउड मोबिलाइजेशन, ये वो उल्टे पुल्टे जितने, ये बोलते भी बहुत जोर से है, आपने देखते हो ना, आप एक इनका ट्रेट है, आप देखते हो वो कोई नॉर्मल उसमें तो बात ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि कब कब पता नहीं उसका लंग्स भी निकल जाएगा और आंखें भी निकल जाएंगी, और कब मुंह से खून निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज अ ट्रेट, टिपिकल ट्रेट, यू नो, ऑफ दैट दिस थिंग। एनीवे, तो इन्होंने वो हॉल्स पे कब्जा कर लिया। और दूसरा ये जो इन्होंने पूरा फेरी क्रॉसिंग्स पे कब्जा कर लिया। मैंने बताया ना, बहुत सारी नदियां, लॉट ऑफ फेरीज जो है वो अप्लाई करती हैं, उनसे पैसे लेके उनसे ये एक्सटॉर्शन करते हैं पैसे का। और तो अभी एनसीपी वालों ने, जैसे कि टोल नाके होते थे जो पुराने जमाने में, टोल नाके, जी जी जी, ये का टोल नाका कैप्चर कर लिया पैसे के लिए। इनके आने के पहले, ये बांग्लादेश का जो छात्र लीग जो है उसका कब्जा था उसमें, वो ये काम करते थे, उनसे इसने छीन लिया है। तो अब है क्या वहां पे कि ये जो आपका जो हैडी, हाँ जी सर, शरीफ हाडी जो, हाँ उमार हैडी, क्या जो नाम जो है इसको, अभी इसको क्या है आप समझिए कि अवामी लीग आउट हो गई, ठीक है। अब जितने फोर्सेस वहां बच गए वो सारे के सारे एंटी इंडिया, चाहे वो जमायत इस्लामी हो, चाहे नेशनल सिटीजन्स पार्टी हो, चाहे वो पीएनपी हो, सारे के सारे एंटी इंडिया फोर्सेस। तो अब इसमें एंटी इंडिया फोर्सेस और एंटी अवामी लीग फोर्सेस में कंपटीशन हो गया, और वो इलेक्शन के आते आते वो कंपटीशन वो और तेज होता जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि ये हैडी जो था, ये इंडिपेंडेंट बोला कि मैं ढाका से इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, बिकॉज एज पर हिज रेकनिंग ही वाज अ पॉलिटिकल फोर्स टू कंटेंड विथ। तो फिर समझिए कि इसको मरवाया कौन है। सर ये क्रूशियल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि दो लोगों का है इसके अंदर और दो इंटरप्रिटेशंस हैं इसके अंदर, सो आई वुड वांट आपका प्लस माइनस ऑन बोथ द इंटरप्रिटेशंस।
एक ये हाडी, दूसरा अभी हाल के दिन में मोतलेब सिकंदर करके, ये भी एक लीडर था, वही नेशनल सिटीजन पार्टी का, तो इसके ऊपर भी गोली चली जाती है, और हाडी के ऊपर पहले चली थी सर। तो सर दो व्यूज आ रहे हैं इस पे। एक व्यू कह रहा है कि ये लोग इतना ज्यादा एंटी इंडिया बोल रहे थे तो वो लोग उसको अननोन गनमैन से जोड़ रहे हैं, एक व्यू ये चल रहा है। दूसरा व्यू ये चल रहा है कि इतना पैसा है पॉलिटिक्स में, इतनी पॉलिटिकल राइवलरी है बांग्लादेश में, कि जो फेरी नाके कैप्चर करने हैं या किसी को ढाका से लड़ना है, कुछ करना है, तो ये अपनी जो क्लीनिंग हो रही है वो करी जा रही है। और तीसरा ये है कि कोई पता नहीं यूएस या कोई और फॉरेन पावर कंट्री को फर्दर डिस्टेबलाइज करने के लिए, कोई भी हो सकती है, फॉरेन पावर कर रही है। तो ऑलमोस्ट ये तीन सब एंड, कुछ नहीं। क्या आपको क्या लग रहा है सर, क्या? ये कुछ नहीं है। अवामी लीग को इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो दैट स्पेस हैज बीन फिल्ड बाय ये जितने आपके एंटी इंडिया और एंटी अवामी लीग जो फोर्सेस थे, मैंने नाम लिया ना, जमायते इस्लामी, एनसीपी, बीएनपी, यूनिस, ये सारे वही की फोर्स है, ठीक है। अब उसमें से एक कबाब का हड्डी बन जाए, ढाका जैसे जगह से अगर वो जीत जाए, जिसकी इतनी फॉलोइंग हो, तो कौन उसको टॉलरेट करेगा सर? द जमायते इस्लामी विल बी द फर्स्ट टू बम्प हिम ऑफ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और वो सिकंदर शायद वो बच गया है मेरे ख्याल से। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसके रूम में रेड वेड हुई है, तो बहुत से वो ही वाज ए ड्रग यूजर भी था वो। अच्छा अच्छा। एक कोई लड़की वड़की के साथ भी रहता था, वो सब ये सब वही है सर, ये सारे ड्रग स्टूडेंट्स और ये हाँ 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 हाँ। ज्ञान बन जाता है अपने उस तो एज में। तो ये है नहीं, मैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पे कहीं से जो थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया था कि सोल्यूशन क्या है, मैं आपको बता रहा था कि जब भी इसके कॉम्प्लीमेंटैरिटी को किसी ने नकारा, मैं नदियों का एग्जांपल दे रहा था, 4100 किलोमीटर बॉर्डर इंडिया के साथ, विद एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल बॉर्डर विथ म्यांमार, सारा का सारा उनका यहां से। जब ऐसी आपकी जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटी हो या ज्योग्राफिकल रियलिटी कह लीजिए, तो ये क्या इंडिया के बिना जीत सकते हैं? और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर भारत से ये जानवरों की तस्करी ना हो, कैटल की तस्करी ना हो, यहां से ये भूखे मर जाएंगे। आई हैव बीन टू बांग्लादेश मेरी। वाई कैटल, मुझे एक आपसे जानना है, क्योंकि अभी आ रही है अलग अलग रिपोर्ट्स कि भारत ने अपना जो यहाँ से अनियन जा रहा है, कोई बोल रहे हैं राइस जा रहा है, उस पर रोक नहीं लगाई है, ऐसी अलग अलग जगह से रिपोर्ट चल रही है। तो सर क्या हम ये, क्या रीजन है कि हम जो वहाँ पे सिचुएशन है, एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, कि हमें रोकना चाहिए अनियन भेजना, राइस भेजना, बिजली, बहुत सारी चीजें हैं जैसे भारत से नहीं जो सर नहीं रोकना चाहिए? 4100 किलोमीटर में सबस्टैंड में एक बहुत बड़ा पोर्शन रिवराइन है, पहली बात। दूसरा है कहीं कहीं पे जीरो वो है, समझे कि नहीं? ऐसा भी है कि कुछ जगहों पे कि घर का एक हिस्सा भारत में है, दूसरा उधर है, ठीक है ना? और सर 4100 किलोमीटर आप, इट इज इम्पॉसिबल। सर इलीगली की बात नहीं कर रहा मैं, सर मैं इलीगली की बात नहीं कर रहा कि इलीगली जो ट्रांसपोर्ट हो जाए, मैं लीगली की बात कर रहा हूँ। क्या अगर भारत लीगली भेज रहा है राइस या अनियन या जो हम करते रहते हैं देखो, नेबरिंग ऐसा 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 है, नहीं नहीं ऐसा है। अच्छा, again remind me to come back to कि what are the options for us. So what happens is that when you make policies, ठीक है ना, आपको जब भी इस तरह का निर्णय लेते तो ये भी आपको फैक्टर करना पड़ता है कि जो वहां लोग प्रो इंडिया है, जो भी आप चलिए कहते हैं 10% है, 20% है, वो परसेंट है,
प्रो इंडिया है, आपके हिंदू भाई लोग हैं, चिटागोंग का इतना बड़ा एरिया विच इज सपोज टू बी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, भाई उनको उनको क्यों सफर करवाएं हम? ये भी एक फैक्टर करना पड़ेगा। वही तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि क्या प्लस माइनस तो है सिचुएशन में, क्योंकि और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको कुछ फिगर्स दे रहा हूं जी। ये आप 2008 का इलेक्शंस ले लीजिए, सॉरी 2001 का जनरल इलेक्शन ले लीजिए। अवामी लीग बीएनपी 40.13%, इरशाद को का जातीय पार्टी को हमेशा 3-4% वोट मिला है, एकदम कांस्टेंट है, और अवामी लीग को भी उतना ही मिलता था हमेशा से जितना बीएनपी को मिला है। 2001 की बात मैं कह रहा हूं, अवामी लीग को 40.97%, बीएनपी को 40.13%, इरशाद को 3.61%। अब 0.97 एंड 0.13, यू नो इट्स डिफरेंस कितना हो गया सीट्स में? एक को 193 मिला और एक को 52 सीट्स मिला। अब आप आ जाइए 2008 के इलेक्शन का मैं बात कर रहा हूं, अवामी लीग को 40.09% और बीएनपी को 32.33%। अवामी हाँ, इनको ज्यादा परसेंट वोट मिला 2008 अवामी लीग को, बट दे गॉट लेस सीट्स देन द बीएनपी एंड द बीएनपी फॉर्म्ड गवर्नमेंट। उसके बाद आप अगर आप बाकी तो बाइकॉट ही करते रहे हैं, मतलब बीएनपी हैज बीन बाइकॉट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर आप ये लेके चलते हैं 40%, मैं कहता हूं इस करण के 40% में आप चलो, मैं मानता हूं 15%, विच इज टू बिग यू नो नंबर, बट स्टिल 15% जो वो फ्लोटिंग वोट्स थे। सर 25% तो डेडिकेटेड वोट्स थे, वोटर्स थे अवामी लीग के, 25 से 30%। वो 25 से 30% इवेपोरेट नहीं कर गया है सर। और ये जान लीजिए, इससे ज्यादा खुले शब्दों में नहीं कह सकता कि जो धुरंधर आपने देखी ना पिक्चर, वो धुरंधर का स्कोप 10 टाइम्स मोर है इन बांग्लादेश देन पाकिस्तान। ये यूनिस मियां तक अपना वो आप भिजवा दीजिएगा ये खबर कि मैं ये बोल रहा हूं उनको। इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स अ रियलिटी that he should see the movie Dhurandhar, and we are capable of, you know, Dhurandhar into multiplied by 15 in Bangladesh. और ये इस्लामी नारे और ये सब, और तुम ये जानवरों से हम और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बता देता हूं, हाँ फिर मैं वापस आता हूं इसमें कि विकल्प क्या है हमारा सॉल्यूशंस। yes. तो मैंने कहा कि जिसने भी इसको नकारा, इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी को, द डिक्टेट्स ऑफ ज्योग्राफी को, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब फिर बांग्लादेश उसको नकार रहा है, मुझे तो कैसा लगता है कि बांग्लादेश कहीं टूट न जाए। एक बात हमको चाइना से सीखनी चाहिए जी। मैं किताब पढ़ रहा था चाइना के ऊपर में, थॉट्स ऑन चाइना करके, तो माओ से तुंग का डेंग, somebody said
एक भारतीय, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि कॉलोनाइज तो हम भी हुए थे भाई। वो ओपीएम वॉर्स में उन्होंने कोशिश तो की थी ना, कई लोग जापानीज कॉलोनी, लेकिन हम उसको अपना डार्क पीरियड मानते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, यही हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, अपने पूरे की पीरियड विच रिग्रेट वी रिग्रेट विच वी आर अशेम्ड अबाउट। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉलोनाइजर्स का जो हमारा जो अप्रोच रहा है कॉलोनाइजर की तरह, अरे देखो यार अंग्रेज के जमाने में, अरे अंग्रेज इतने फेयर थे यार, मतलब you there has been some kind of romance all these years. Yes. साले लूट के ले गए, सब कुछ खत्म कर दिया। ये डिफरेंस है सर। सर टू तो द मैं कहता हूं आज भी उनकी भाषा अगर आपकी आती हो तो आपको वो सक्सेसफुल नहीं मानते। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2026 इंडिया। हाँ, तो मैं कहता हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सर आपको किसने कहा है कि जो अंग्रेज पाकिस्तान बना के चले गए वो उसको आप एक्सेप्ट कर ले? किसने कहा है? Who has given you this? Who has taken this undertaking? The Chinese have contested ना, जो भी हो, अब आज भी कंटेस्ट करें कि ताइवान हमारा है। चलो उन्होंने कंटेस्ट किया कि तिब्बत हमारा है। तिब्बत तो ले ही लिया उन्होंने सर, वो जो किसने आपको अथॉरिटी दी कि भैया उसको आप मतलब आप बिल्कुल मतलब इन परपेचुइटी आप उसको वो करो, सैंक्टिटी दे दो? ये माइंडसेट है सर। और ये माइंडसेट मैं क्यों ये कह रहा हूं, ये नहीं है आई डोंट मेक लूज स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि जब बांग्लादेश बना, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हुई। मुर्शिदाबाद had almost gone to Pakistan. It came back to us. If Bordoloi Sahab was not their great man, अगर वो नहीं होते तो आसाम चला जाता। बोर्दोलोई के कारण आसाम बच गया। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट जो कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी था, ठीक है सर, जब 15 अगस्त को हमको आजादी मिली तो उन्होंने भारत का झंडा फहराया। On 17th or 18th August, they were told that you were not part of India. और वो उन्होंने झंडा उतारा नहीं। And then the Pakistanis, they used the Baloch regiment. By the way, Baloch regiment में सारे वहां पंजाबी हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ नाम बलोच है पर रेजिमेंट वो पंजाबी है, वही टिपिकल। हाँ, तो उसको करके इन्होंने किया। तो ठीक है सर, ये कह रहा है, बार बार धमकी दे रहा है चिकन नेक और क्या लैंड लॉक्ड और ये तो, और फिर ये इसके पास गए, जिन्ना के पास। अंग्रेजों ने बोला जिन्ना को कि सुन ये ले ये चिटागोंग पोर्ट तुम इसको रखो और जब मैं चाहूंगा तो इस्तेमाल करूंगा। तब जिन्ना ने बोला कि मैं क्या करूंगा, इसमें तो कोई डिफेंस के लिए इसमें कोई डेप्थ ही नहीं है इस पोर्ट का। तो बोला ठीक है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स भी ले ले। दिस इज हाउ इट वेंट। कोई आपकी माँ की आबरू के साथ करे, आपका माँ का हिस्सा काटते, isn't it time? Absolutely सर। खत्म करो। सारा वर्ल्ड ही कर रहा है। रशिया ने कहां परवाह करी, उसने जो खत्म करो। जहाँ यूक्रेन में घुसा ना, वो यूएस पूरे वर्ल्ड में घुस जाता है। आपका जो खत्म करो। और जेनोसाइड चल रहा है। 71 में गलती करी आपने, कुछ वापस नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि सर इट इज हाई टाइम दैट अपनी नेशनल सिक्योरिटी नीड्स के लिए
हमें जो करना है वो हमें करना है। और सर, what Gandhi and Nehru and others did has got no legal sanctity. लीगल सैंक्टिटी के साथ कोई मॉरल सैंक्टिटी नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। मोर देन अ नेशन स्टेट, वी आर अ सिविलाइजेशनल कंट्री। क्योंकि यू गिव अप योर सिविलाइजेशनल स्टेट, इसीलिए ये आपको कोई गजवाए हिंद की बात कर रहा है, कोई जिहाद की बात कर रहा है, कोई उम्मा की बात कर रहा है, कोई चाहे वो पाकिस्तान हो, वहां का भी मुसलमान वही बात कर रहा है। आपके अंदर का पाकिस्तान है, वो भी यही बात कर रहा है। जो बांग्लादेश में मुसलमान, तो भाई आपके पास, अगर आप सिविलाइजेशनल कंट्री हो तो आपके पास इसका कोई एंटीडोट होना चाहिए ना। आप क्या बोलोगे कि नहीं जिहाद बहुत जायज है, तुम्हारे उसमें लिखा बहुत जायज है। तभी तो मैंने बोला कि बांग्लादेश को अगर बंगाली संस्कृति और ये सब में ये होता तो उनको ही खो जाना चाहिए था। ठीक है सर। तो जब आप विकल्प की बात करते हैं तो पहला विकल्प मैंने आपको बोला कि वी आर केपेबल ऑफ धुरंधर इंटू 50। दूसरा है, मेरे से किसी ने पूछा अपने ही वो अ फ्रेंड फ्रॉम अदर कम्युनिटी, ठीक है। सो मैं तो जानता हूं ना इनकी मानसिकता क्या है। अरे अपनी फौज में भेज दो, क्यों नहीं ये करते हो, ये टीवी डिबेट्स में भी। अरे हम ढाका तो हम कुछ घंटों में हम ले ले तुमसे। सोचो यार, किस मतलब क्या मानसिकता है। वो 32 धानमंडी रोड जहां शेख मुजीब का ये है, उसको फोड़ रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं, उसके स्टैचू पर उसको पैर से मार रहे हैं। जो शेख हसीना का जो वो माता जैसी वो जिसके लिंगरी के साथ तुम वो कर रहे हो, क्या क्या ये आदमी, ये जानवर है। तो जानवरों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। पूरा तो चाहिए ही नहीं है वो तो मुझे अच्छा सुनो, जस्ट सुनो, ये जस्ट बिकॉज किसी पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटी को अंग्रेजी बोलने आ गया, ये यूनिस क्या है। तू यहां पे जिहाद करके और यहां पर वो स्टूडेंट्स को लेके जाके क्लिंटन को ट्रॉफी बना के दिखा रहा है। इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, एक तो मेरे को तो ये आई एम सॉरी टू से, ये क्या है सर। नोबल। व्हाट इज द डिसिप्लिन कॉल्ड इकोनॉमिक्स यार। बड़े सीरियसली बोल रहा हूं। मनमोहन सिंह भी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और वो लेफ्टिस्ट जो है वो अशोक मित्रा, वो भी ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। भगवती भी ग्रेट इकोनॉमिस्ट। तो ऑल दिस ग्रेट इकोनॉमिस्ट व्हेन दे गॉट टुगेदर, देन व्हाई दैट वो जो रिडिक्यूल करते थे ना हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 3.2%, 3.2%। जब ये फ्रॉड इकोनॉमिस्ट जब हमारे सीन से निकले हैं, अब आपको इकोनॉमिस्ट की भारत का कोई बात नहीं करता है, तो टुडे वी आर ग्रोइंग एट 8% इस क्वार्टर में। सर बेस्ट ये हुआ है कि सर बेस्ट बात ये मुझे आज तक मुझे ये इकोनॉमिस्ट वर्ड का मैंने बहुत और मैंने कई लोगों को सुना जाके, कई किताबें पढ़ी। आई व्हेन दिस भगवती वाज हियर एक लेक्चर में, आई वेंट एंड अटेंडेड हिज लेक्चर। मैंने सारा कुछ पढ़ा। कहते यार बंगाली वो कम्युनिस्ट बोलता है, अशोक मित्रा बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, वो बोलता है ये भी इकोनॉमिस्ट है। तो ठीक है, एक वो है एक सब्जेक्ट है, उसको इतनी मतलब इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट, इसको वो करती है, इसको ये जिहादी को। नो सर, मैं अगर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे just 1 minute, my this thing has fallen. yes,
सर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे इकोनॉमिस्ट तो आपने एक वाइडर सब्जेक्ट को टच किया, बट हिंदू रेट ऑफ नहीं ग्रोथ नहीं, ये कब? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों को, ये कोई एक कहीं अमेरिका यूनिवर्सिटी में, सर देखो यार, ऐसा है हम्म, कि आपने मुझे बुलाया है ना, हम्म, मैं आपके सामने हम्म, एक अपना अ, विश्लेषण दे रहा हूं। हम्म, मैं तो कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में नहीं गया, हम्म, ठीक है ना, मैं अपने आप को क्लेम करता हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। हम्म, आपने ये भी नहीं है कि आपने कल ही मेरे को बोला, हम्म, ये भी नहीं है कि मैंने कोई वो तो पेपर तैयार किया है इसके लिए, कुछ किया है, ठीक है ना, आपके हम्म, सामने बोल रहा हूं। आप एक हार्वर्ड वाले को बुला लो किसी से, हम्म, 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 ये पी चिदम्बरम भी हार्वर्ड का है, उसको बोलो कि आके बांग्लादेश पर ये करे आके। हम्म, सो दिस इज, ये सबसे बड़ा कवरिंग फायर दे रहा है यूनिस। पश्चिमी देशों ने इसको पूरा वो मशीन गन, वो सारा कवरिंग फायर का वेपन दे दिया है, इसको लेजिटिमेसी दे दी है, वो सबसे बड़ा कवरिंग फायर है, उसमें ये सब ये पाल रहा है। हम्म, जमायत इस्लामी को मेन स्ट्रीम कर दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जमायत इस्लामी इंडिया, जमायत इस्लामी पाकिस्तान एंड जमायत इस्लामी बांग्लादेश? हम्म, अभी एक जमायत इस्लामी को वहां पर एक मीटिंग हुआ था कुछ महीने पहले बांग्लादेश में, एक उनका वो था एक डिस्कशन पॉइंट था कि अहमदियास को बैन करना है हम्म, इस्लाम से, और यहां वाले ने सपोर्ट किया। हम्म, हम्म, तो मेरा क्या कहने का है कि शॉर्ट टर्म में हम्म, प्लीज टेक जो आपका लेजिटिमेट ड्यू था। हम्म, अरे मुसलमान के ऊपर बना था ना पाकिस्तान, हम्म, हम्म, 15 अगस्त को नहीं उनको बोला गया था, चिटागोंग हिल ट्रैक्स वालों को, हम्म, कृपया चिटागोंग वो ले लीजिए, चिटागोंग पोर्ट ले लीजिए। हम्म, हम्म, और दूसरा कि ये किताब से जो उत्पन्न, ये जो सरसल्तन से जुदा जिहाद उम्मा, ये सारा कचा, ये उसका एंटीडोट बनेगा, वो यही बनेगा, ये जी सर, लॉन्ग टर्म है। जी सर। लेकिन एक चीज मैं आपको मुझे अभी पार्लियामेंट कमेटी ऑन बांग्लादेश जो शशि थरूर के नीचे है, हम्म, अ, उनका मैं एक रिपोर्ट आपके पास मैं पढ़ना चाहता हूं, जी सर। और वो है वेरी वेरी एप्ट, वेरी एप्ट। हम्म, वो कहता है द 1971 चैलेंज, हम्म, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर इसका मैं हिंदी अनुवाद भी मैं हम्म, करूंगा। द 1971 चैलेंज was existential, हम्म, a humanitarian crisis and the birth of a new nation। हम्म, 71 में क्या था उसकी बात बता रहा है। हम्म, टुडेज थ्रेट इज मोर सटल, जो आपने पूछा हम्म, समस्या के बारे में, हम्म, today's threat is more subtle but potentially more serious and profound। हम्म, ये पाकिस्तान और चाइना से कहीं ज्यादा, मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं, हम्म, serious and profound। हम्म, There has been a generational disconnect, एक जनरेशन शिफ्ट, मतलब डिस्कनेक्ट हुआ है। इस जनरेशन को कुछ नहीं मालूम है कि मतलब वरना शेख मुजीब का ये स्टैचू क्यों इस तरह से उसको वैंडलाइज करते, ठीक है ना। दूसरा है generational disconnect, shifts in the political system, potential realignment away from India। हम्म, ये पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है, इसको मैं हिंदी में कहता हूं। 1971 में चुनौती अस्तित्व का था, समझ रहे हैं आप, माननीय संकट का था, मानवीय संकट का था, हम्म, और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। आज जो खतरा है वो कहीं ज्यादा जटिल है, हम्म, संभावित रूप से ज्यादा गंभीर और गहरा।
एक पीढ़ी पिछले वाली पीढ़ी इस पीढ़ी से कट चुकी है, राजनीति में परिवर्तन हुआ है और भारत से अलग स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी कि सामरिक पुनः निर्माण हो रहा है। इससे बढ़िया आपको एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, इसी कमेटी का रिपोर्ट का मैं पढ़ रहा हूं, द कोलैप्स ऑफ अवामी लीग डोमिनेंस, द राइज ऑफ यूथ लेड नेशनलिज्म, द रिटर्न ऑफ इस्लामिस्ट फोर्सेस and the increasing influence of China and Pakistan, all these together mark a decisive turning point। यानी कि उनका कहना है कि अवामी लीग का ध्वस्त होना, नौजवानों के नेतृत्व में जो ये राष्ट्रवाद, इस्लामिक राष्ट्रवाद का उभरना, इस्लामिक शक्तियों की वापसी, चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव, सब मिलाकर बांग्लादेश जो है एक निर्णायक मोड़ पे है, on a decisive turning point, and this is the time India has to decide कि इसको किस तरीके से एड्रेस करना है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट। निर्णायक मोड़ तो आ चुका है, अब भारत को क्या कॉल लेना है वो हिस्ट्री जज करेगी कि निर्णायक मोड़ तो आ चुका है कि भारत के पास इनफ प्रोवोकेशन है, इनफ कॉज है, इनफ स्ट्रेंथ है। डू वी यूज आवर स्ट्रेंथ? वो सर आने वाले दिन बताएंगे।